नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। और पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे वेनेजुएला को यूएसए की जो फोर्सेस हैं उन्होंने टेक ओवर किया। और अब सभी लोग लगभग जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था ईरान के बारे में भी कि वहां क्या चल रहा है और क्या यूएसए उसके पीछे है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, बहुत ही ज्ञानपूर्वक वीडियो है और उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आपने गौर किया है तो एयरफोर्स वन में जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship. Their days are numbered. उसमें उन्होंने लाइन से 4, 5, 6 देशों के नाम ले दिए थे और उसमें उन्होंने कहा था वेनेजुएला डाउन हो गया है, उसके बाद अब क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, ईरान और ऐसे कई नाम ले दिए थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो उनके सबसे पास इस समय और कह लीजिए कि सबसे खतरनाक भी हो सकता है यूएसए के लिए, वो है क्यूबा। क्यों ना उसके बारे में बात करें। क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आइलैंड है कैरेबियन में। पॉपुलेशन 1 करोड़ 1 करोड़ से कुछ ऊपर है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वहां पे। लेकिन जो देश जो है वो बहुत ही लचर हालत में है। उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है, इन्फ्लेशन हाई है, जो उनका जो पीसो जो उनका करेंसी है वो बिल्कुल क्रैश कर चुका है। और अब वेनेजुएला के गिरने के बाद उनकी हालत और खराब हो गई है। ये 150 किलोमीटर साउथ में जो उनका एक यूएसए का प्रांत है फ्लोरिडा, वहां से पड़ता है। और बता दूं आपको ये कि फ्लोरिडा में बहुत सारे क्यूबन मूल के लोग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और वो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डालते रहते हैं कि क्यूबा जो हम वहां से निकाले गए हैं उसको हम कैसे वापस लें। तो बहुत सारी जानकारी है। क्या होगा, क्या यूएसए अटैक करेगा क्यूबा पे या क्यूबा खुद ही ढह जाएगा, इन सब को जानने के लिए हमारे साथ आज फिर से ब्रिगेडियर आशीष पोपली जुड़े हुए हैं। वेलकम आशीष। थैंक यू। आज ब्रिगेडियर आशीष हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इनका 36 का आंकड़ा क्यूबा के साथ है यूएसए का, या जस्ट क्यूबा एक प्रॉक्सी ही है। तो कुछ बताइए आशीष, इनकी हिस्ट्री से शुरू करते हुए, जिससे कि देखने वालों को कुछ समझ आ जाए क्यूबा के बारे में। थैंक यू संदीप। लेट्स टॉक क्यूबा। जैसे आपने बताया, तकरीबन 100 मील दूर फ्लोरिडा से, तो 150 किलोमीटर की दूरी है, बहुत नजदीक है अमेरिका के। और जब हम इस प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ बहुत बड़ी हरकतें हुई हैं पिछले कई सालों में जी। क्यूबा तकरीबन 4,200, टू बी स्पेसिफिक 4195 आइलैंड्स हैं, जिसमें एक बड़ा आइलैंड है जिसका कैपिटल हवाना है। 100 मील की दूरी अमेरिका से, कम्युनिस्ट देश है। सो एक कैपिटलिस्ट बेहेमोथ, अमेरिका के बहुत नजदीक एक कम्युनिस्ट देश है। तो इसका एंगल भी आगे डिस्कस करेंगे। 1600 से, मतलब 1600 भी मैं ना बोलूं तो जब कोलंबस गया था अपनी इंडिया की, भारत की खोज में 1492 में मेरा ख्याल, तो ये आइलैंड उन्होंने डिस्कवर किया था। तो 1500 लगा लेते हैं। तब से लेकर के स्पेनिश रूल रहा है क्यूबा के ऊपर तकरीबन 400 साल का। 1898 में जाकर के अमेरिकन स्पेनिश वॉर के तहत अमेरिका ने स्पेन को हराया और क्यूबा, पोर्टो रिको और फिलीपींस स्पेन के हाथ से चले गए। तो 1898 से यूएस की इन्वॉल्वमेंट यहां पर हुई। अब इससे पहले का ही देखें तो क्यूबा में है कौन?
जो इंडिजिनस जी पॉपुलेशन थी, ताइनो बोला करते हैं उनको अगर हम गूगल करें, बट यहाँ पर स्लेव्स आए, नॉर्थ अफ्रीका के स्लेव्स इधर आए ओके यहाँ पे प्लांटेशंस के लिए, शुगर और टोबैको, जी बेसिकली लार्जली उन ओके दिनों में शुगर का बहुत होता था। और ये शुगर जाती रही है आसपास के देशों में, मेक्सिको, अमेरिका वगैरह इसको निर्यात करते रहे। लेकिन ये जी कभी डेवलप्ड नेशन था या इंडिपेंडेंट नेशन था, ये दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, ये दोनों नहीं था। ना कभी ये बहुत डेवलप हो पाया, जी ना ये कभी इंडिपेंडेंट रहा। तो पहले स्पेन के नीचे, और एक बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली कि ये बीच में 2 साल के लिए ब्रिटेन के नीचे भी था, और फिर एक ट्रीटी के तहत ब्रिटेन ने स्पेन से फ्लोरिडा ले लिया और क्यूबा दे दिया। सो ये एक छोटा सा बीच में ब्रिटेन का भी एंगल आया था, बट नेवरदलेस अंडर स्पेन फॉर 400 ईयर्स। 1902 में जब ये अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें आया और स्पेन अमेरिका से हार चुका था, तो 1902 जी में एक यहां पर ट्रीटी हुई, प्लैट एग्रीमेंट। उस ओके प्लैट एग्रीमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। उस प्लैट एग्रीमेंट में यूएस ने कहा कि ओके, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप एक अलग देश हो, हमारे को इसमें रूल नहीं करना है, लेकिन हम इस एग्रीमेंट में एक वर्ड डाल देते हैं, इंटरवीन, जो आज तक चल रहा है कि अगर कोई और फॉरेन नेशन यहां पर अपनी मिलिट्री पावर या यूएस के डेट्रीमेंटल कोई ऐसी हरकत होती है तो हम इंटरवीन कर सकते हैं, पहला पॉइंट। जी दूसरा, उन्होंने एक जगह, एक कोलिंग स्टेशन, कोयले का टाल जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि स्टीम शिप्स चला करती थी उन दिनों में, तो कोयला जी चाहिए होता था आपको रास्ते में, तो कोयले की टाल, कोलिंग स्टेशन या नेवल बेस, ये 2 वर्ड यूज किए उस प्लैट एग्रीमेंट में। वो था ग्वांतानामो बे के लिए। तो किसके ऊपर ओके कुछ पिक्चरें भी बनी हैं ग्वांतानामो बे के ऊपर, हॉलीवुड मूवीज हैं। जी और आज की तारीख में इनफेमस हुआ पिछले कुछ सालों में, जहां वहां पे डिटेंशन कैंप्स खोल दिए इन्होंने। सो प्लैट एग्रीमेंट में ग्वांतानामो बे पर यूएस का कब्जा रहा। ये क्यूबा के मेन आइलैंड के ईस्ट में है, ओके एज ए कोलिंग स्टेशन ऑब्लिक नेवल बेस। इस जी प्लैट एग्रीमेंट की जो वर्डिंग्स हैं, ये क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन में इनग्रेन्ड हैं। ये बहुत बड़ा ओके कदम, बड़ी दूर की सोच करके अमेरिका ने करवाया कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको चैलेंज करना अभी भी मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। ओके किसी फॉरेन ट्रीटी में अगर क्यूबा जाता है जिसमें कोई मिलिट्री बेस यहां बनने की बात आती है क्यूबा में, तो यूएन इंटरवीन जी कर सकता है, ये उसमें एंश्राइंड है। ओके दैट मीन्स यूएस ने क्यूबा को अपनी एक प्रोटेक्टोरेट, वर्ड अगर मैं यूज करूं तो वो उस जी सिचुएशन में ला दिया। 1934 में ये प्लैट एग्रीमेंट रद्द हो गया। सो मैं अभी ओके रिवर्स कर रहा हूं। प्लैट एग्रीमेंट is abrogated, but the word intervene and Guantanamo Bay remain in the constitution. जी तो अब ओके अमेरिका उससे पीछे नहीं आ रहा कि ये तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो मैं ये इंटरवीन वाला एस्पेक्ट रखूंगा और ग्वांतानामो बे से मैं नहीं हट रहा हूं। ये एक डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है। नाउ जी ये चला 1959 तक। Okay. पब्लिक थोड़ी एंटी अमेरिका रही, इन दिनों में बहुत करप्शन हुई। जो सो कॉल्ड क्वाजी इंडिपेंडेंट पीरियड था 1902 से 1959 तक, इसमें करप्शन, माफिया, इनइक्वालिटी, ये सब चीजें हमें देखने में मिली उनकी सोसाइटी में। एंड इन 1955 a big figure called Fidel Castro comes in and he takes on the rule on Cuba and he turns the story. He says कि हम totally communism में जा रहे हैं, and they shifted from a quasi American protectorate story, तो वो रशिया की तरफ अलाइन हो गए। Now, ओके ये प्रॉब्लम हुई अमेरिका को। उस टाइम कैनेडी थे यहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट, और क्यूबा की प्रॉब्लम सबसे पहली बड़ी अमेरिका के लिए 1959 में क्रिएट हुई। ओके फिडेल कैस्ट्रो ने जो सिस्टम बनाया, पॉलिटिकल सिस्टम, वो था वन पार्टी सिस्टम, समथिंग लाइक चाइना। जी देयर इज ओनली वन पार्टी, देयर इज नो ऑपोजिशन। सो जी ऑपोजिशन होगी नहीं,
तो इलेक्शन होंगे नहीं। तो एक ही पार्टी रूल में चला 1959 से 2008, तकरीबन 70 साल, सॉरी 50-60 साल फिडेल कास्ट्रो का रूल रहा। इस दौरान 1959 में ये शिफ्ट हुआ। दो बड़ी चीजें हुई वर्ल्ड के लिए। पहली 1961, अमेरिका क्योंकि फिडेल कास्ट्रो से थोड़ा परेशान हुआ पहले 1-2 साल में ही, तो उन्होंने एक इन्वेजन करी। अमेरिका की जितनी वॉर्स हुई हैं हमने उनको हॉलीवुड की मूवीज में देखा है, लेकिन ये वाली जो इन्वेजन हुई इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनी। इस इन्वेजन का नाम था बे ऑफ पिग्स। या सदर्न पोर्शन ऑफ क्यूबा का जो मेन आइलैंड है उसमें एक छोटा सा बे है, उसका नाम है बे ऑफ पिग्स, क्योंकि साथ में एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, कोई पिग से रिलेटेड। वो इन्वेजन जो करी अमेरिका के CIA ने, उसमें उन्होंने यूज किए क्यूबन एक्साइलीज, जी और वो फेलियर हुई। पकड़े गए, मारे गए, बहुत बेइज्जती हुई दुनिया में कि अमेरिका क्या ट्राई कर रहा है। अब तो ये आपकी कंट्री नहीं है, आपकी प्रोटेक्टोरेट भी नहीं है, तो आप क्या चाह रहे थे। जी कैनेडी को वर्चुअली आई एम अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट आई रीड इज वर्चुअली उसको सॉरी फील करना पड़ा और बहुत एम्बैरेस हुआ। तो ये था 1961। पर अमेरिका अमेरिका है, जी वो एक बारी थोड़ा झटका खा के फिर दोबारा आता है टाइप। नाउ व्हाट हैपेंड इन क्यूबा आफ्टर दिस बे ऑफ पिग्स, उन्होंने अलाइनमेंट अपनी रशिया के साथ और स्ट्रांग करी। अमेरिका जी रशियन रिलेशंस बिगड़ने शुरू हुए। यूएस ने जब 3 कंट्रीज यूके, टर्की और इटली में मिसाइल्स रखी, तो उसके काउंटर में रशिया ने क्यूबा में मिसाइल्स रखी। ये हुआ अक्टूबर 1962 में, और ये कन्वर्ट हुआ एक 13 दिन का इंटेंस क्राइसिस, जिसको हम बोला करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। राइट या ये दुनिया के लिए आज की तारीख तक नियरेस्ट न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो था। इमेजिन जी करिए कि अमेरिका से 150 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर मिसाइल्स लग चुकी थी, और इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च करें और पिक्चरें देखें तो पता चलता है कि बहुत क्रिटिकल मोमेंट था। केवल 13 दिन का था। जी खैर उससे उबरे, और 2008 को हमने अभी देखा कि फिदेल कास्ट्रो थे। 2008 में फिदेल कास्ट्रो की डेथ हुई, और उनके छोटे भाई राउल कास्ट्रो ने कमान संभाली, और वही पार्टी क्यूबा में रूल करती रही टिल राउल कास्ट्रो लेफ्ट इन 2018। इकॉनमी के बारे में बताइए कि क्या इनकी स्थिति है, इकॉनमी की क्या हालत है। जिस तरह से ट्रंप ने कहा था कि हमें इन्वेजन करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही खुद ढह जाएंगे, तो उसके बारे में बताइए कि क्या सच में उस रियलिटी है उसमें कुछ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो इकोनॉमी के अगर हम पैरामीटर्स देखना शुरू करें, जी तो इनके पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब प्रोटेक्टोरेट की कंडीशन में थे यूएस के साथ, इनकी इकोनॉमी लगभग सेम्बलेंस में थी। इनके पास एक्सपोर्ट करने को शुगर, टोबैको, आज की तारीख में निकल और रम, ये 4 चीजें हैं आज जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब यूएस से रिलेशन खराब हुए और 1991 में रशिया जब टूटा, तो रशियन सपोर्ट जो इनको मिला करती थी, एक कम्युनिस्ट देश के कास्ट्रो को जो हेल्प की जाती थी, जी वो हेल्प भी जब खत्म हो गई, यूएस इनसे इंपोर्ट करना बंद कर गया, तो इनकी इकोनॉमी बहुत सडन कोलैप्स हुई है। और आज के आंकड़े देखें जो आपने मेंशन किए, टोटल एक्सपोर्ट्स आर अबाउट $2 बिलियन, टोटल इंपोर्ट्स आर अबाउट $10 बिलियन। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया 2 और 10 का, तो बहुत बड़ा $8 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहां पे कंट्री की टोटल जीडीपी 110 बिलियन हो, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 110 बिलियन अगर आप चल रहे हैं, प्लस जो फॉरेन डेट है इनके पास, वो तकरीबन 28 से $30 बिलियन है आज की तारीख में। इनकी जीडीपी श्रिंक हुई है पिछले 6 सालों में 15%, ऐसा भी कुछ है।
या एक सडन ड्रॉप आया, मैं आऊंगा उसके ऊपर कि सडन ड्रॉप Okay. क्यों आया, और वो ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है। Okay. सो इन्फ्लेशन, जो स्टेटेड इन्फ्लेशन फिगर्स हैं इनकी साइट पे, वो बताती हैं 30 से 40%, जबकि ब्लैक मार्केट में पर्टिकुलर आइटम्स की, जो फूड और मेडिसिन की जो इन्फ्लेशन है, वो 500% बताई जा रही है। तो ये बिल्कुल अजीब से नेगेटिव फेज में पड़े हुए हैं इस वक्त। इनको हेल्प क्या कर रहा है, सस्टेन क्या कर रहा है? जी। जब तक रशिया था और कास्ट्रो था तो रशियन हेल्प थी। रशियन फेडरेशन टूटी है तो इनको रशिया की हेल्प अभी भी है, लेकिन बहुत मिनिमल है। इनको हेल्प Minimal. कर रही है वेनेजुएला, जी। और मैं इसके ऊपर आऊंगा कि ट्रंप के एक्शन क्या दिखा रहे हैं हमारे को। सो वेनेजुएला से हेल्प जी। हो रही थी, मेक्सिको से कुछ ऑयल ट्रेडिंग है, चाइना से थोड़ी बीआरआई का रूट इसमें दिखा है, अबाउट $2 बिलियन वर्थ ऑफ बीआरआई प्रोजेक्ट्स। बाकी निकारागुआ, बोलीविया से बहुत छोटी छोटी ट्रेडिंग, दैट इज इट। Okay. इनका रेवेन्यू सोर्स जो है वो है टूरिज्म, था, है नहीं, था। जी। टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स था, लेकिन एम्बार्गो जब से लगा है 1959 से, अमेरिका ने बीच बीच में ओबामा के टाइम पे थोड़ा ढील हुई, फिर ट्रंप ने वापस कर दिया, तो वो ऑन ऑफ चलता रहता है, लेकिन टूरिज्म बंद है। कोई भी क्रूज शिप, कोई भी अमेरिकन यहाँ क्यूबा में टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा है। तो इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका को ज्यादा हुआ करते थे, शुगर, लेकिन Okay. वो भी बंद है अभी। सो बिगेस्ट इशू विच जो मुझे दिखा अभी इनको जब स्टडी कर रहा था, इनकी इकोनॉमी से अगर मैं रिलेट कर दूं, क्योंकि इकोनॉमी इतनी कम है, इनके पास बताया जाता है, जो स्टेटेड फिगर्स दिख रही हैं, अबाउट 85% लोग, अगर कोई मैं पॉवर्टी की लाइन बनाऊं, इतनी गरीब देश की भी कोई पॉवर्टी लाइन होती है, एक्चुअली वर्चुअली पूरा देश ही पॉवर्टी लाइन में है, तो 85% तो स्टेटेड फिगर आ रही है Stated figure. जो पॉवर्टी के नीचे हैं, इनकी जो भी पॉवर्टी लाइन दे। बिकॉज ऑफ दैट, जो बोट में बैठ करके 150 किलोमीटर क्रॉस करके फ्लोरिडा में पहुंचते हैं, जो यहाँ के हालात से अभी उब चुके हैं, या किसी और वजह से, या उनके ऊपर क्यूबन गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का जो अगर कोई एंटी उनके ऊपर एक्शन है, तो वो अमेरिका चले जाते। टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़, जिसमें से 5.5 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट्स या असाइलम सीकर, वो अमेरिका ही चले गए हैं। Wow. दैट मीन्स 5-5.5% पॉपुलेशन 4 साल में जा चुकी है। और ये एक रीजन है जो आगे हम अगर इस पे बात करेंगे कि अमेरिका क्यों बूट्स ऑन ग्राउंड यहां नहीं करेगा। सबसे बड़ी वरी अमेरिका की यही है। इकोनॉमी फूड की पे शॉर्टेज भी है वहां पे। फूड की शॉर्टेज कह रहे थे, काफी ज्यादा फूड की शॉर्टेज है, 10 दिन में फूड खत्म हो जाता है लोगों के पास, रेशनिंग चल रही है, ऐसा कुछ। यू सी, अमेरिकन एम्बार्गो अभी टाइट हो गया है। आप एम्बार्गो रख सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, आप शिप्स को अलाउ कर देते हैं, आप एक आंख बंद रखते हैं, ये सब हो सकता है, बड़े लेवल्स हैं। जो एम्बार्गो लगा है उसमें ट्रेडिंग तो बिल्कुल बंद है किसी के साथ भी, और ट्रेडर जो था वो था अमेरिकन। ये कंट्री रेवेन्यू जनरेट कर रही है रेमिटेंसेस, क्योंकि जो असाइलम वाले चले गए उनके फैमिली मेंबर शायद वो भेज देते हैं, एक वो काफी बड़ी वैल्यू है इनके हिसाब से। दूसरी है, इनके यहाँ डॉक्टर्स बन जाते हैं। क्यूबा में मेडिकल प्रोफेशन की थोड़ी अहमियत है, तो जो पढ़ जाते हैं वो लोग नर्सेस और डॉक्टर्स बन करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, वेनेजुएला खासकर, तो वो रेवेन्यू सोर्स है इनकी। सेकंड इज मर्सनरी। अब पढ़े लिखे जो नहीं है लेकिन कटे कटे हैं, तो शायद उनकी रिक्वायरमेंट वो इस तरीके के प्रोफेशन में है, और वो फिर सिक्योरिटी या मर्सनरी एक्शन के लिए लैटिन अमेरिकन देशों में बहुत ज्यादा इनकी कहानी। अगर आप इंटरेस्टिंगली बात करो कि वेनेजुएला में जब अभी अमेरिकन रेड हुई तो दे से 32 क्यूबन्स डाइड। सो दैट इज ऑल। तो पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह में ये लोग उसमें है। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी, वो ये कि अमेरिका ने इनको डिक्लेयर किया हुआ है SST, नाउ दैट इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सरप्राइजिंग। क्यूबा इज अंडर अमेरिकन लॉ क्लासिफाइड एज
स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान नहीं है, क्यूबा है। तो आपने कुछ कुछ तो बताया, रशिया से इनके जो रिलेशनशिप है, रूस से, वेनेजुएला से, और तो चीन के साथ क्या घनिष्ठता है? क्योंकि अभी वेनेजुएला तो गया, रूस से बहुत कुछ आप कह रहे हैं मिल नहीं रहा है इनको, और चीन से भी कुछ खास नहीं है। तो अभी कहाँ है इनका जो रिलेशनशिप? उन्होंने कहा था पीछे से, इनफैक्ट अभी पिछले दिनों कुछ शायद अग्रीमेंट भी हुआ था रूस के साथ, इनका मिलिट्री अग्रीमेंट। वेरी मच जी, ओके। तो बताइए इसके बारे में, क्या है फिर, कहाँ कैसे स्टैंड करता है? बिफोर आई डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन, आई जस्ट एक चीज मैं डालता हूं कि ये लोग सस्टेनेंस की पावर, एक प्रेसिडेंट है वहां पे, अगर इतनी बुरी हालत है तो वो कैसे जी। सस्टेन कर रहा है? तो कुछ तो जादू का मंत्र है उसके पास। सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गाइसा, ओके। GAESA। अब वो स्पेनिश फुल फॉर्म है, बट अगर मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, या अगर गाइसा को बोलूं तो ग्रुप दे एडमिनिस्ट्रेशन इम्पेरेसियल, ऐसा करके उसका नाम है, बट इंग्लिश में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। गाइसा एक मिलिट्री कॉन्ग्लोमरेट है जो क्यूबा को चला रहा है। अब मैंने जी। वर्ड यूज किया कॉन्ग्लोमरेट, दैट मींस सारे बिजनेस। कौन कौन से बिजनेस? टूरिज्म। गाइसा के पास 500 से ज्यादा होटल्स हैं ओहो। और बीच फ्रंट्स हैं। हम्म। गाइसा, मैं फिर से बता दूं, ये मिलिट्री रूल्ड है। इसका हेड राउल कास्त्रो है, और राउल कास्त्रो के बाद बना उसका सन इन लॉ जो लेफ्टिनेंट जनरल था, आज की तारीख में एक ब्रिगेडियर है। ये हेड करता है। इसके नीचे जितने मैं वर्टिकल नाम लेने वाला हूं, होटल्स, फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंसेस, बैंक्स, एनी अदर बिजनेस, ये एक एक वर्टिकल है विच इज हेडेड बाय ए कर्नल ओब्लिक लेफ्टिनेंट कर्नल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ग्रुप को कोई ऑडिट नहीं करता है देश का, नॉट इवन मिलिट्री ऑडिट। ये सिर्फ राउल कास्त्रो के नीचे है, खत्म, फिनिश्ड। 2024 में कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए, तब जाके इस चीज के बारे में दुनिया को पता चला, नहीं तो ये वर्ड किसी ने सुना ही नहीं, पता ही नहीं है। 2024 में जब वो डॉक्यूमेंट लीक हुए तो उससे पता चला कि इनके पास उस समय तकरीबन $20 बिलियन कैश रिजर्व्स थे। अब इस फिगर को समझिए, जिस देश की टोटल जीडीपी 110 बिलियन हो, जहां डेट हो $30 बिलियन का, वहां एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप ऑडिट नहीं कर सकते, जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए हैं, जिसका कोई रिव्यू नहीं है, उसके पास $20 बिलियन कैश रिजर्व पड़ा हो, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। गाइसा इज द स्टोरी विच, जो अमेरिका जिसको हिट कर रहा है। ओके। पब्लिक, नेशन, इकोनॉमी तो हमने बात कर ली, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गाइसा को हिट करने के लिए अमेरिका को कुछ कदम उठाने हैं, और वो है आपका जो सवाल अभी आया था कि क्या रिलेशंस हैं वेनेजुएला, रशिया, चाइना और उनकी कहानी, तो मैं गाइसा से लिंक कर रहा हूं। अमेरिका को अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देखो जो ट्रंप बोलता है उसके शब्दों को, किसी भी लीडर के शब्दों को समझना और उसकी गहराई को समझना जरूरी है। हम उसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते। तो उसने अभी कुछ दिनों पहले वर्ड यूज किया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मेरा है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उसने सबसे पहला कदम उठाया वेनेजुएला। वेनेजुएला से बहुत सारे तार निकलते हैं, ईरान, चाइना, ऑयल, सिर्फ एक पे फोकस नहीं करो, क्यूबा। जी। तो ये तारें हैं जो वेनेजुएला से निकल रही हैं।
जो न्यूज में आ रही हैं कि शिप्स को अमेरिकन फोर्सेस ने रशियन फ्लैग शिप को पकड़ लिया है, 2-3 शिप्स कल भी पकड़ी गई हैं, 2 शिप्स और किसी और फ्लैग्स की हैं। ये जो वो शिप थी जो पकड़ी गई हैं, वो शिप में क्या था? ऑयल था। ऑयल कहां जा रहा था? यू सी, डीपर हो रहा है, बट वेनेजुला का जो तेल था वो शैडो फ्लीट्स में जाता था, लेकिन कुछ जी। पार्ट क्यूबा आता है। वेनेजुला ने क्यूबा के साथ एक अपनी आपसी दोस्ती और उसमें कर रखा कि हम तुम्हें सस्टेन करेंगे। तो रशिया भी सस्टेन कर रहा था, कुछ मैक्सिको भी ऑयल देके सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कर रहे हैं कितना? अभी भी क्यूबा के अंदर 16 से 18 घंटे ब्लैकआउट रहता है। जी। ठीक है, उनके पास कोई हाइड्रो पावर नहीं है, सिर्फ ऑयल बेस्ड फर्नेसेस हैं। तो उनको सिर्फ सस्टेन किया जा रहा है, वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। चाहे वेनेजुला, चाइना, रशिया सब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सबने सस्टेनेंस लेवल पर ही रखा है। उन शिप्स को अमेरिका ने रोकना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जो फंडिंग हो रही है, जो हेल्प हो रही है, वो गाइसा के पास आती है। ओके। आज की तारीख में गाइसा को क्रम्बल करना थ्रू इम्प्लोजन या अभी आने वाले समय में पब्लिक प्रोटेस्ट जैसे ईरान में हो रहे हैं, कोई एक ऐसा तरीका इनको इतना टाइट कर दिया जाए कि गाइसा का जो अभी बचा हुआ 20 बिलियन में से अब 18 होगा, 16 होगा, जब भी उसको खत्म किया जाए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन लास्ट है। जब वो क्रम्बल होती है तो क्यूबा क्रम्बल होता है। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि रशिया के साथ इनका कोई एग्रीमेंट हुआ 2025 में। अभी सिनेरियो देखिए, यूक्रेन वॉर चल रही है, नेटो की कहानी वही है कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। कहीं एक थॉट आई अमेरिका की, हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, वेपनरी जा रही थी, यूरोप के देश दे रहे हैं यूक्रेन को। उस समय एक वर्ड यूज हुआ कि अमेरिका का एक वेपन सिस्टम है टोमाहॉक मिसाइल, वो यूक्रेन को देने की बात कहीं आई। जैसे ही वो बात आई, रशिया ने क्यूबा के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम है मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें जो उनका पहले जो कोई मिलिट्री टाइज थी उसको एक्सपैंड करने की बात आई। आज की तारीख में कुछ है नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट है। रशिया ने वहां कुछ रखा नहीं है, लेकिन इस एग्रीमेंट के वर्डिंग्स बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। उसमें है कि वो कोई भी ऑफेंसिव वेपन सिस्टम क्यूबा में रख सकता है। ओके। दैट मीन्स व्हाट? अगर आप टोमाहॉक उधर देते हो तो वो अपनी इस्कंदर या कोई ऑर्शनिक जो अभी 2 दिन पहले यूक्रेन में गिरी है उन्होंने, वो मिसाइल जो IRBMs हैं या SRBMs हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो यहां पर उसने एक एग्रीमेंट कर लिया है क्यूबा के साथ कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं कोई भी ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म ओब्लिक मिसाइल, कोई भी ऑफेंसिव सिस्टम मैं क्यूबा में लगा सकता हूं। कि लेट से क्यूबा में एक इम्प्लोजन होता है और सरकार चेंज होती है, कैसी होगी वो देखते हैं। बट अगर यहाँ पे इम्प्लोजन होता है और ये कम्युनिज्म से हट करके क्वाजी कम्युनिज्म या क्वाजी कैपिटलिज्म की तरफ कोई और नई डायरेक्शन हाइब्रिड वाले में आ जाते हैं, तो रशिया का क्या है? रशिया को सबसे बड़ा लॉस है कि अगर ऐसा हुआ, अगर अमेरिका ने अपना बैकयार्ड क्लीन कर लिया जो वो करना चाह रहा है, तो रशियन इन्फ्लुएंस डिमिनिश होता है। और अगर वो होता है तो रशिया को एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो था एक रेडीमेड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आइलैंड की शेप में क्यूबा, जहां से वो अमेरिकन मेनलैंड से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। ये उसका लॉस है। तो ये जो मिलिट्री कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, कल को अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कुछ होता है और वो कैपिटलिज्म में जाते हैं आने वाले दिनों में, या ऑफ रशिया हो जाते हैं किसी तरीके से, तो ये एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है, ये रद्द हो गया और कहानी खत्म। और रशिया को एक रेडीमेड बेस जो है वो छूट जाता है हाथ से हमेशा के लिए। दैट इज व्हाट। जी। वैसे भी मैं अगर रशिया की तरफ से बात करूं तो रशिया के पास इस वक्त बहुत बड़ी चीजें हैं। क्यूबा उनके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करने वाला अगर ऐसा हो गया तो। रशिया के पास यूक्रेन, आर्कटिक, नॉर्थ सी रूट,
EU, यूरोप, ये चाइना, ये अभी इस वक्त लाइव इश्यूज हैं. क्यूबा विल नॉट फिगर एंड दे विल नॉट रिस्पॉन्ड इन द मैनर जो हमारे न्यूज चैनल बोलते हैं कि ओहो पुतिन तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनकी शिप पकड़ ली. पुतिन के पास बहुत काम है और जब उन्होंने उस शिप का जवाब देना होगा अपने समय पे अपने टाइम से वो मिल जाएगा, जिसको इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. बट उनके पास बड़ी चीजें हैं. तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज कि क्यूबा विल बी ए ह्यूज इरिटेंट फॉर रशिया. टू माय माइंड नहीं होगा. नेक्स्ट इज चाइना. जी चाइना के लिए अगेन मे बी अ लॉस ऑफ फेस इफ एट ऑल. अगर क्यूबा इम्प्लोड हो जाता है और चाइना से लिंकेज उनके कट जाते हैं. चाइना का लॉस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी विल बी about $2 billion invested in some BRI project, which is nothing. So loss of face is the only thing, if at all कोई बोले तो चाइना को भी कोई ऐसा रिटेलिएटरी मेजर हम नहीं देखेंगे अगर क्यूबा इम्प्लोड हो जाता है तो. कुछ नहीं आने जी वाला वहां से. अमेरिका. अब सवाल है कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है, कैसे करना जी चाहता है. जी पहली चीज मेरी समझ में, बूट्स ऑन ग्राउंड नो वे, नहीं हो सकता. रीजन, अगर वेनेजुएला जैसे देश में जो दूर है वहां बूट ऑन ग्राउंड की बात नहीं कर रहे, सोच भी नहीं सकते. ईरान में नहीं सोच रहे, बूट्स ऑन ग्राउंड कहीं भी नहीं है. तो क्यूबा में तो बिल्कुल नहीं, ये घर के बिल्कुल नजदीक है. और अगर जी 4 साल में 5.5 लाख इमिग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स आ चुके हैं, बहुत सडन अपटिक हुआ है इसमें. तो अगर आप इस जी तरह की कोई इन्वेजन दोबारा करते हैं या कोशिश करते हैं तो फिर अमेरिका हैज टू बी रेडी कि बहुत सारे लोग 20-30-40 लाख, मुझे नहीं पता कितने, वो लोग इधर की तरफ पलायन होगा जो अमेरिका नहीं चाहता है. सो वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे कि गवर्नमेंट जो है प्लायबल बने. कम्युनिज्म से शायद हाइब्रिड उसमें आ जाए, एक न्यूट्रल फेज में आ जाए. इनको हेल्प करने वाले वेनेजुएला को उसने ऑलरेडी आउट कर दिया है, रशिया को आउट जी कर रहा है. वो इंडिकेशन है, शिप को पकड़ के आपने एक इंडिकेशन दे दिया यहां मत आओ. ट्रिगर पॉइंट जो अमेरिका को मिला वो शायद पिछले साल का जो मिलिट्री कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो इन्होंने बनाया जिसमें ऑफेंसिव सिस्टम जहां लग सकते हैं, तो अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि ये इस तरीके के एग्रीमेंट आप करोगे. तो तब से उनके जो एम्बार्गो के जो स्क्रूज थे वो और टाइट होते और गए हैं. मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था. और ट्रंप उसको आए हुए उस वक्त सिर्फ 2 महीने हुए थे. सो ट्रंप कुड नॉट एक्सेप्ट कि मेरे होते हुए ये यहां पर इस तरीके के एग्रीमेंट हो रहे हैं कि आप ऑफेंसिव सिस्टम यहां लगा दोगे. तो वो स्टेज पे ही नहीं पहुंचना चाहता और तब से उसने स्क्रू टाइट कर दिया क्यूबा का. उस गेम प्लान में वेनेजुएला वगैरह काबू में आ गए अभी सारे. सो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन इंटरनल इम्प्लोजन बाय टैकलिंग गायसा, ये मेरे हिसाब से अभी तक का प्लान है. अगर गायसा खत्म तो वो जो अभी जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उनकी मिलिट्री के पास कोई रिसोर्स नहीं है सस्टेन करने की. अमेरिका का गेम प्लान इज क्लियर. क्यूबा को इम्प्लोड, अगर मैं वर्ड यूज कर लूं, या उसके अंदर एक रिवोल्यूशन एक किस्म की पब्लिक सॉरी अपराइजिंग कह लीजिए हो जाए. हाँ, अपराइजिंग इज द राइट वर्ड. सो अपराइजिंग करवा के ताकि वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और वो उसको सस्टेन करने वाले जो पैसा है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाए. तो जिस तरह से आपने एक फिर से एक बहुत ही जटिल सब्जेक्ट को आपने सिंपल सब बना के हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो निचोड़ यही निकलता है कि भाई जो अभी तक सिचुएशन है कि बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब कि जो अमेरिकी जो सेना है वो लास्ट रिसोर्ट होएगा, बिल्कुल एक अंतिम अगर कोई कह लीजिए चीज होएगी कि वो वहां जाएंगे. तो या तो अपराइजिंग का पूरा उनकी जो इकोनॉमी है उसको पूरा ढह देना, बिल्कुल गिर जाए, बर्बाद हो जाए, और इंटरनल एक अपराइजिंग और एक इम्प्लोजन, एक अंदर से एक विस्फोट होए, एक अंदर से किले का दरवाजा खोलने वाले लोग पे खड़े हुए हैं. वो जो है आपने भी बड़ी अच्छी तरह से समझाया, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने भी क्लियर कट एटलीस्ट अभी तक यही कहा है.
सो थैंक यू सो मच आशीष, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने के लिए हमें। और नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इनसाइटफुल नॉलेज।